भी मृतक का अंतिम संस्कार कोई वैकल्पिक क्रियाकलाप नहीं है, किसी की इच्छा पर नहीं है कि इसके लिए वह कोई आयोजन कर रहा है, करे कि न करे। जी नहीं, ये संवैधानिक, धार्मिक, सामाजिक और नैतिक बाध्यता है। यह दायित्व है परिवार के सदस्य का और सरकार का भी। इसलिए दोनों को मिलकर के इस कार्य को शांतिपूर्वक संपादित करवाना चाहिए था। अच्छा तो यह होता कि अगर आपको लग रहा था कि जो भीड़ यहां इकट्ठा हो रही है उससे कुछ खतरनाक हो सकता है, तो आप अफजाल अंसारी से यह कहती सुनी जाती कि देखिए यहां भीड़ ज्यादा हो रही है, हो सकता है कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, ये पुलिस की तरफ से माइक आप लीजिए क्योंकि इन लोगों की संवेदना आपसे जुड़ी है। एक बार कह दीजिए कि आप लोग कल परसों नरसों आकर मिट्टी दीजिएगा, आज यहां भीड़ मत लगाइए, शांतिपूर्वक रहिए। इस तरह से मृतक के परिवार का एक सहयोग इस प्रशासन को मिल जाता, जिससे कि प्रशासन का जो कानूनी उद्देश्य है, जी हां, व्यक्तिगत उद्देश्य तो समझ में नहीं आ रहा है क्या इनका, लेकिन जो विधिक उद्देश्य है उसमें मृतक का परिवार सहायक बन जाता। और अब अगर इस आदेश को नहीं मानते अफजाल अंसारी कि नहीं हम ऐसी पुकार नहीं करेंगे, तब ये नाफरमानी के दोषी हो जाते। लेकिन आप तो परिवार के मुखिया से लड़ रही हैं। किसी भी व्यक्ति की जब परिवार में मृत्यु होती है तो जो भी लोग वहां इकट्ठा होते हैं वो मृतक के परिवार के मुखिया से जुड़ते हैं, उसी से जुड़ना चाहते हैं, उसी से की तरफ देखते हैं, उसी से बात करना चाहते हैं। उतनी बड़े क्राउड में आपने जिस तरह से जलील किया है मृतक के परिवारीजन को, वो अपने आप में भीड़ को उकसाने वाला था। और इसके बावजूद भी अगर भीड़ शांत रही है तो फिर आपका आकलन गलत था कि ऐसी भीड़ से यहां कोई अपराध हो सकता है। प्रिकॉशन बरते जाने चाहिए, जो आपने बरता ठीक किया, लेकिन आपने न तो भीड़ को आने से रोका, अगर 144 की बात आप कर रही हैं तो, और न तो आपने भीड़ को नियंत्रित करने का कोई रास्ता सुझाया, बल्कि जिस तरह से आप बात कर रही थी वो भीड़ की गुस्सा को भड़काने वाला था। अब भले ही वो गुस्सा नहीं भड़की, ऐसा करने वाले प्रशासनिक अधिकारी पर केस चल सकता है दोस्तों, एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही इस तरह की वीडियो आएगी तुरंत इन पर भी सवाल उठ जाएगा, अगर अदालत में बात आई तो, कि आप 144 को कैसे लागू कर रही थी। आपको पता था जो घटना वहां घटी है वो घटना कोई एकाएक नहीं घटी है, मृतक का जनाजा आ रहा है, अंतिम संस्कार होना है, ये सूचना सर्वविदित थी। जिस तरह से आपको ये पता था कि यहां कोई अंदेशा है, भीड़ भड़क सकती है, उससे पहले आपको ये अंदेशा था इस क्रिया में यहां शामिल होने लोग आएंगे, यानी भीड़ जुट सकती है। तो जब 144 का प्रयोजन ही था भीड़ को रोकना, भीड़ बनने से रोकना, लोगों के जमाव को रोकना, तो फिर ये जमाव जो बन गया उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो इस जमाव की वीडियो जैसे ही अदालत में जाएगी वैसे ही जमाव के सदस्यों पर कार्रवाई होने से पहले स्वयं डीएम साहिबा के खिलाफ भी केस बन जाएगा कि आप अपने आदेश का अमल कराने में अक्षम रही हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं यह चर्चा करूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले की डीएम आर्यका अखौरी ने जो बयान दिया है, जो बहस की थी गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के साथ मुख्तार अंसारी के जनाजे के समय पर, वो कानूनी दृष्टिकोण से कितना सही है कितना गलत। दोनों लोगों में से कौन गलत था उस वक्त पर, कौन सही था, मैं कानून के हिसाब से बताऊंगा। और जैसा कि डीएम साहिबा ने यह कहा कि मैं डीएम हूं, क्या वहां अफजल अंसारी जी नहीं जान रहे थे कि वो डीएम है? फिर भी उन्होंने कहा मैं डीएम हूं। तो उसी तरह से मैं भी उसी तर्ज पर कह दे रहा हूं, भले आप सब जानते होंगे कि मैं भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता पर पुस्तकों का लेखक हूं। ये वे कानून हैं जिन कानूनों के तहत इनको शक्ति मिली है और ये कार्रवाई करने गई। मैं संविधान पर पुस्तक का लेखक हूं और मैं विगत 21 वर्षों से 2003 से जिस सेवा में यह है, इस सेवा पर पद पर आने वाले प्रतिभागियों को, न्यायाधीश की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों को मार्गदर्शन कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। साथ में मैं अधिवक्ता भी हूं। तो ये मैं इसलिए कहा क्योंकि ये बता रही है कि मैं डीएम हूं, इसके जरिए ये शायद अपनी बात का और प्रभाव डालना चाहती हैं,
इसीलिए मैंने भी इन्हीं के तर्ज में ये बात कह दी। अब चलिए दोस्तों, इन तीनों कानूनों के सहारे से, कौन कौन से 3 कानून? भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, इन तीनों के सहारे देखते हैं कि यहां जो भी बहसबाजी हुई, कौन कितना गलत, कौन कितना सही था। सबसे पहली बात कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा से बड़ा अपराधी हो, सजा याफ्ता हो, या कि अभिरक्षा में बंद व्यक्ति हो, या चाहे जितना शरीफ से शरीफ व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसका यह मौलिक अधिकार है कि उसका अंतिम संस्कार उसके द्वारा मान्य धार्मिक रीति रिवाज से किया जाए। वो जिस धर्म या पंथ संप्रदाय में आस्था रखता है उस रीति रिवाज से किया जाए। अब क्योंकि ये उसका अधिकार है जो मृत हो गया है, और कोई व्यक्ति अपना अंतिम संस्कार खुद तो करता ही नहीं, तो इस नाते उसके मौलिक अधिकार को वे लोग प्रभावी बनाएं जिन लोगों के द्वारा उस धर्म की मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के अंतर्गत उस संस्कार को पूरा किया जाना है जिस धर्म में उस मृतक की आस्था थी। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी। मुख्तार अंसारी कौन थे, मृत्यु कैसे हुई, यहां ये बात नहीं थी। इस नाते मैं यहां इस पर चर्चा नहीं करूंगा कि वो अपराधी थे या मसीहा, और न तो मैं ये चर्चा करूंगा कि अफजाल अंसारी सांसद हैं कि नहीं हैं। मैं यहां चर्चा करूंगा एक डीएम और एक मृतक के अंतिम संस्कार को संपादित करने वाले उसके सगे भाई के बीच हुए संवाद पर। तो अफजाल अंसारी जो कर रहे थे, वहां जनाजे को सुपुर्दे खाक करने में जो लगे हुए थे, वो मुख्तार अंसारी का वो मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूत है, गारंटीड है। और आप सब ये जानते हैं कि मूल अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी, उन्हें अमल में लाने की, प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी राज्य यानी सरकारों की होती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। और ये डीएम साहिबा वहां राज्य के नुमाइंदे के तौर पर लोक सेवक के नाते, जी हां, ये लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट हैं, सर्वेंट, और इस नाते ये जिम्मेदारी इन पर थी कि मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार पूरा कराएं जिससे कि उसके मूल अधिकार का कहीं कोई हनन न हो। ये तो हो गया मौलिक अधिकार मृतक का जो संविधान में है, जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी वहां के डीएम साहिबा की थी। अब चलिए दोस्तों फिर से चलते हैं। एक धारा लगी है 144। धारा 144 किस कानून की है? तो धारा 144 जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की है, जिसको हम लोग धारा 144 कहते हैं। वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 है। ये 1 अप्रैल 1974 से लागू है, जिसको ये कह करके मोदी जी ने बदल दिया कि अंग्रेजों का बनाया कानून हम बदल रहे हैं। जो 3 कानून बदले गए हैं उसमें से ये भी बदली गई है, लेकिन जो धारा 144 है वो हूबहू वैसे ही, बस दूसरे नंबर से नए कानून में भी लिखी गई है। तो धारा 144 कब लागू की जाती है, कौन लागू करता है? तो जान लीजिए दोस्तों कि धारा 144 में 3 तरह के आदेश होते हैं। एक आदेश होता है किसी व्यक्ति विशेष को कि कोई बाधा हटा दे, जिला से बदर हो जाए। एक आदेश होता है जन सामान्य को, जैसे कर्फ्यू वगैरह का जो आदेश होता है जिसमें भोंपू से एक तरफा बोला जाता है कोई बाहर नहीं निकलेगा, वो भी इसी में होता है। इसके अलावा धारा 144 में एक तीसरा आदेश होता है कि 5 या अधिक लोग यानी 4 से अधिक लोग एक किसी विचार से एक जगह इकट्ठा न हो, यानी कि कहीं भीड़ लगने को रोका जाना। क्यों रोका जाना? भीड़ क्यों लगने से खतरा है? भीड़ लगने से रोके जाने के पीछे का आशय भी इस धारा में लिखा हुआ है। तो मैं आपको वो धारा बेयर एक्ट से पढ़ा दे रहा हूं, जिससे कोई ये न कह दे कि मेरी किताब में शायद मैंने अपने हिसाब से लिख दिया होगा। देखिए दोस्तों, ये है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का बेयर एक्ट, और इसकी धारा 144 में पावर है डीएम एसडीएम को जी। इसमें पहले खंड में लिखा है उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट, जो इस मामले में आर्यका अखौरी जी हैं, या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं,
और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय यानी जरूरी है। वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जी हाँ लिखित आदेश द्वारा, जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा यानी महत्वपूर्ण बातें लिखी जाएंगी और जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उपबंधित रीत से कराई जाएगी। अच्छा, इस तामील के जरिए क्या कराया जाएगा? किसी व्यक्ति को कोई कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधनाधीन किसी विशेष संपत्ति की किसी कोई विशेष व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है। समझिएगा दोस्तों, यही जरूरी है। ये हो गया जब एक व्यक्ति को आदेश है, लेकिन समाज को भी एक तरफा दिया जा सकता है, जो मैंने पहले कहा। तो अभी यहाँ समझ लेंगे तभी समझ में आएगा। जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है यानी ऐसी परिस्थितियां जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे का निवारण हो जाए। यानी ये तो लिखित आदेश है जो किसी एक व्यक्ति विशेष को कहा जाएगा। इसी में तड़ीपार की बात कही जाती है, कोई सामान नष्ट करने की बात कही जाती है। अब आती है इसकी उपधारा 2। इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश न हो तो एक पक्षीय रूप से पारित किया जा सकता है। यानी पहले में कहा गया कि सूचना तामील करानी पड़ेगी, दूसरे में कहा ऑफिस में केवल पारित करके लागू कर दीजिए। तीसरे में लिखा गया कि इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों अब यहां देखिए कि तीसरे के साथ पहले को जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तीसरे में लिखा गया कि आम जनता को भी आदेश दिया जा सकता है। तो जो धारा 144 आप कहते हैं कि लागू है, उसका अर्थ यही होता है कि उपधारा 3 के अधीन आम जनता को दिया गया आदेश कि 4 से अधिक लोग इकट्ठा न हों। और वो क्यों है, यहां प्रयोजन लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट यह समझता है कि किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम के खतरे का, लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने या बलवे या दंगे का निवारण कर लिया जाए। यानी 144 अगर कहीं लागू की जाती है तो की जा सकती है। उसका प्रयोजन है कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए। और इसका मकसद क्या होता है, इसमें आदेश में क्या होता है, इस धारा में, जहां पे अब मैं इस संदर्भ में ले रहा हूं क्योंकि इसी में कर्फ्यू भी है, इसी में तड़ीपार भी है, एक व्यक्ति को आदेश दिया गया। तो अब मैं इस प्रयोजन के लिए इसको सीमित कर रहा हूं। 144 में आदेश है कि आम जनता 4 से अधिक संख्या में किसी एक पर्पज के लिए न निकले। आदेश किसका है? डीएम साहिबा का। तो 4 से अधिक लोग कहीं इकट्ठा होकर अगर निकले तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी थी? डीएम साहिबा की। अब डीएम साहिबा इस वीडियो में जो कह रही हैं जरा वो सुन लिया जाए। ये आपकी कृपा में नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ, कुछ भी हो, मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन देते हैं आप? क्या आपने परमिशन? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेता। 144 लगी हुई सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। कार्रवाई करेंगे। देखिए दोस्तों, चैनल लिख रहा है कि डीएम आरेका अखौरी ऑब्जेक्टेड टू लार्ज क्राउड। किससे डीएम साहिबा ऑब्जेक्शन कर रही हैं? मृतक के परिवार वालों से। क्या मृतक के परिवार वालों ने निमंत्रण देकर बुलाया है? लार्ज क्राउड रोकने का आदेश किसका था? डीएम साहिबा का। आदेश किसको था? आम जनता को। तो उस लार्ज क्राउड तो छोड़िए, व्यापक भीड़ तो छोड़िए, आदेशानुसार तो 4 से अधिक व्यक्तियों का आना रोकने की जिम्मेदारी खुद डीएम साहिबा की थी। और डीएम साहिबा क्या कह रही हैं कि आपके घर कोई मर गया तो इतने लोग क्यों आए, आप जिम्मेदार हैं। तो अभी आगे देखते हैं, फिर हम बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो का यह पार्ट दिखा रहा है कि गाजीपुर की डीएम अपने आदेश का पालन करने में विफल रही हैं। कब?
अगर वो ये मानती हैं कि 144 का आदेश कागज पर लिखा हुआ शब्द है, जिसके अनुसार कहीं अगर 4 से अधिक लोग इकट्ठा हो गए तो उन्होंने आदेश का उल्लंघन कर दिया, उन पर केस चलेगा, तो फिर ये 4 से अधिक, 400 से अधिक, 4000 से अधिक लोग इकट्ठा हो गए 144 लागू होने के बावजूद भी, इसके लिए जितने बड़े गुनहगार वो इकट्ठा होने वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा बड़ी गुनहगार और कानून का पालन कराने में विफल गाजीपुर की डीएम साहिबा खुद हैं। अब जहां तक वो अफजाल अंसारी से सवाल कर रही हैं कि 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, तो उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है डीएम साहिबा? आपकी। दूसरी बात, अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि धारा 144 किसी के मिट्टी में, किसी के जनाजे में, किसी के मर जाने पर स्मशान जाने में लागू नहीं होती। एकदम सही बात अफजाल अंसारी जी कह रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अभी मैंने धारा आपको पढ़ाई है। धारा 144 क्या कह रही है कि 144 का आदेश तब चलेगा जबकि डीएम को यह लगता है कि ऐसा न किया गया तो इस तरह की समस्या आ सकती है। यह माना जाता है कि किसी की मिट्टी देने में या किसी के अंतिम संस्कार में आए हुए लोग इस तरह के कार्य नहीं करेंगे, इसलिए इन मामलों में 144 लागू नहीं की जाती। और अगर 144 शब्दशः लागू कर दी जाएगी तो किसी भी जनाजे को कांधा देने के लिए कम से कम 4 लोग चाहिए, और 4 ही लोग लगातार कांधा नहीं दे पाएंगे। मैं हिंदू हूं, मैं अपने परिवार के कई बुजुर्गों को लेकर के मणिकर्णिका घाट बनारस में गया हूं, जहां से हम लोग गाड़ी रोकते हैं और शव लेकर मणिकर्णिका घाट तक जाते हैं। वहां कम से कम 10 बार बदलना पड़ता है कांधा, नहीं तो हालत खराब हो जाती है। आप ये कौन सा आदेश कर रही हैं डीएम साहिबा? 144 को आपने किस तरह से लागू कर दिया, इस पर 2 सवाल मेरे बनेंगे। एक तो कि जब आपने इस तरह से लागू किया था कि कोई भी 4 से अधिक लोग आएंगे तो आप कैमरे से रिकॉर्डिंग करवा के केस चला देंगी, तो यह आपके खिलाफ क्यों न माना जाए कि आप प्रशासन चलाने में अक्षम हैं, विफल हैं, आपको प्रशासन चलाने नहीं आता, और यही कारण है कि आप अपने ही आदेश का पालन नहीं करवा सकी हैं। दूसरा सवाल कि अगर आपका आदेश प्रयोजन मूलक था कि यह आदेश तभी लागू है जब लोग गलत इरादे से कहीं इकट्ठा हो रहे हों, और इरादा बाद में कहीं गलत न हो जाए, इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम आपने किए थे, पुलिस प्रबंध आपने व्यवस्था किया है, तो फिर उस समय आप ये सवाल अफजाल अंसारी यानी मृतक के भाई से, मृतक के परिवारीजन से कैसे कर सकती हैं कि इतने लोग कैसे आ गए? आपने खुद आने दिया तब लोग आए हैं। आप इसलिए नहीं रोकी हैं क्योंकि आप जान रही थी कि जिस प्रयोजन के लिए वो लोग जा रहे हैं उस प्रयोजन के लिए रोकने का आदेश आपने नहीं दिया है। लेकिन ऐन मौके पर आप जाकर के जिस तरह से बहस कर रही हैं, क्यों ना आपको असंवेदनशील माना जाए, क्यों नहीं ये माना जाए कि आपको लोक संवेदना, लोक भावना का ज्ञान नहीं है, और आपको ये भी समझ नहीं है कि आपकी ऐसी बातों से जहां कि मृतक के प्रति लोग संवेदनशील हों, क्योंकि जो लोग भी जाएंगे वो संवेदनशील होने पर ही किसी की मिट्टी में जाते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो। कहीं आपकी इस बात से लोगों में उबाल आ जाए, आक्रोशित हो जाएं, तो फिर समाज में जो नुकसान होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है ऐसे उबाल को न पैदा होने देना और उबाल को शांत करना, लेकिन आप तो स्वयं वहां उबाल के लिए कारण बन के खड़ी हो रही थी। आप अपने पद की धमक दे रही थी, यह बिल्कुल गलत था। आप चाहती तो वहां इस तरह से प्रॉपर बैरिकेटिंग कराती कि 1 लाख लोग भी अगर आते तो भी 1 लाख लोग अगर आपने आने दिया था तो 1 लाख लोग भी एक पंक्ति में बंध करके जाते, बारी बारी से मिट्टी डालकर दूसरे तरफ से निकल जाते। डीएम साहिबा, इस देश में कुंभ मेले का आयोजन होता है, करोड़ लोग आते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ लोग आते हैं, और प्रशासन वहां रस्सियों के जरिए लंबी लंबी लाइन बनवाता है, 5-5 10-10 किलोमीटर लंबी, और उसमें लोगों को प्रवेश करा करके दूसरी तरफ से निकाल करके भीड़ को पंक्तिबद्ध मानव श्रृंखला में बदल लेता है। और इस तरह से उस भीड़ के जरिए कहीं कुछ गलत न हो जाए, कहीं भगदड़ न मच जाए, इसको वह प्रशासनिक अधिकारी नियंत्रित करते हैं। आपको पता था कि जिस व्यक्ति का शव आ रहा है उस व्यक्ति के चाहने वाले उस इलाके में हैं, क्योंकि वहां से वो विधायक रहा है। उसके दुश्मन भी हैं,
आपको ये भी पता है कि हो सकता है कि वहां कुछ लोग आकर के उस भीड़ का लाभ उठाने के लिए अपराध कर दें। तो आपकी आशंका तो सही थी, लेकिन आपने आशंका के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया सिवाय वहां कुछ पुलिस डिप्लॉयमेंट के। और आपने जो जाकर के बहस कर दी वो तो आपके प्रशासनिक कर्तव्यों के विपरीत था, क्योंकि उस बहसबाजी से वहां इमोशंस ट्रिगर हो सकते थे या कहीं कोई कुछ गलत कर देता तो वहां कुछ भी हो सकता था। अब अगला सवाल आपसे, आपने इस वीडियो में कहा है कि क्या आपने परमिशन ली है। क्षमा करिएगा डीएम साहिबा, आपको कानून का रत्ती भर ज्ञान नहीं है। आपकी इस सवाल ने यह जाहिर कर दिया कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो चयन हुआ है शायद उसके मानक बदलने चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे कि आप बता दीजिए कि किसी के जनाजे के लिए, किसी के कब्रिस्तान ले जाने के लिए, किसी को श्मशान ले जाने के लिए उस व्यक्ति की मिट्टी को जिसको कि सरकारी हॉस्पिटल से मृत होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, यानी कि जिसकी मृत्यु किसी अपराध की देन नहीं है। यहां तो उल्टा था, परिवार वाले तो कह रहे हैं कि अपराध हुआ है, लेकिन सरकार और सरकारी महकमे ने मुहर लगा के भेजा है, यानी पंचनामा करके भेजा है कि ये जो मृत्यु हुई है किसी अपराध की देन नहीं है। तो ऐसे में किसी मृतक के अंतिम संस्कार के लिए परमिशन की कहीं किसी कानून में कोई लिखावट हो तो हमें बता दीजिएगा डीएम साहिबा। यानी या तो आप कानून जानती नहीं है कि परमिशन किस कार्य के लिए ली नहीं जाती, और या फिर आप गलत तरीके से धौंस जमा रही हैं। ये दोनों ही आपकी हरकतें आपकी अयोग्यता को दर्शाती हैं। इसलिए इस डीएम साहिबा ने वहां जो कुछ किया है वो कानून सम्मत नहीं है। दोस्तों, किसी की भी मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए कोई परमिशन नहीं ली जाती। अफजाल अंसारी का यह कथन संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से सत्य है। वो कोई ऐसा आयोजन नहीं था जो वैकल्पिक हो। वैकल्पिक आयोजन नहीं है, किसी की इच्छा पर नहीं है कि इसके लिए वह कोई आयोजन कर रहा है, करे कि न करे। जी नहीं, ये संवैधानिक, धार्मिक, सामाजिक और नैतिक बाध्यता है। यह दायित्व है परिवार के सदस्य का और सरकार का भी। इसलिए दोनों को मिलकर के इस कार्य को शांतिपूर्वक संपादित करवाना चाहिए था। अच्छा तो यह होता कि अगर आपको लग रहा था कि जो भीड़ यहां इकट्ठा हो रही है उससे कुछ खतरनाक हो सकता है, तो आप अफजाल अंसारी से यह कहती सुनी जाती कि देखिए यहां भीड़ ज्यादा हो रही है, हो सकता है कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, ये पुलिस की तरफ से माइक आप लीजिए क्योंकि इन लोगों की संवेदना आपसे जुड़ी है। एक बार कह दीजिए कि आप लोग कल परसों नरसों आकर मिट्टी दीजिएगा, आज यहां भीड़ मत लगाइए, शांतिपूर्वक रहिए। इस तरह से मृतक के परिवार का एक सहयोग इस प्रशासन को मिल जाता, जिससे कि प्रशासन का जो कानूनी उद्देश्य है, जी हां, व्यक्तिगत उद्देश्य तो समझ में नहीं आ रहा है क्या इनका, लेकिन जो विधिक उद्देश्य है उसमें मृतक का परिवार सहायक बन जाता। और अब अगर इस आदेश को नहीं मानते अफजाल अंसारी कि नहीं हम ऐसी पुकार नहीं करेंगे, तब ये नाफरमानी के दोषी हो जाते। लेकिन आप तो परिवार के मुखिया से लड़ रही हैं। किसी भी व्यक्ति की जब परिवार में मृत्यु होती है तो जो भी लोग वहां इकट्ठा होते हैं वो उस परिवार के, उस मृतक के परिवार के मुखिया से जुड़ते हैं, उसी से जुड़ना चाहते हैं, उसी से की तरफ देखते हैं, उसी से बात करना चाहते हैं। उतनी बड़े क्राउड में आपने जिस तरह से जलील किया है मृतक के परिवारीजन को, वो अपने आप में भीड़ को उकसाने वाला था। और इसके बावजूद भी अगर भीड़ शांत रही है तो फिर आपका आकलन गलत था कि ऐसी भीड़ से यहां कोई अपराध हो सकता है। आपका अनुमान गलत था। वैसे तो यह अनुमान एक आकलन भर होता है, एक अनुमान भर होता है, प्रिकॉशन बरते जाने चाहिए। जो आपने बरता ठीक किया, लेकिन आपने न तो भीड़ को आने से रोका, अगर 144 की बात आप कर रही हैं तो, और न तो आपने भीड़ को नियंत्रित करने का कोई रास्ता सुझाया, बल्कि जिस तरह से आप बात कर रही थी वो भीड़ की गुस्सा को भड़काने वाला था। अब भले ही वो गुस्सा नहीं भड़की, ऐसा करने वाले प्रशासनिक अधिकारी पर केस चल सकता है। दोस्तों, ये अपने आप में एक संगीन कार्रवाई है। ठीक है, ये लोग पद पर हो जाते हैं, फिर चाहे जैसे चाहे वैसे करें, लेकिन मैं निजी तौर पर यह कह रहा हूं कि ये ठीक नहीं है, यह उचित नहीं हुआ है। अब अगली बात मैं करूंगा भारतीय दंड संहिता से कि अगर जो ये कह रहे हैं कि हम वीडियो कैमरा से रिकॉर्डिंग कराकर चिन्हित करके एक्शन लेंगे, तो एक्शन लेने में क्या होता, जरा मैं इस पर कानून की व्याख्या कर दूं।
इसके संदर्भ में धारा 151 भारतीय दंड संहिता 1860 लागू होती है, जिसमें लिखा हुआ है 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। यानी जब किसी भीड़ को बिखर जाने का आदेश कर दिया गया, इसके बावजूद भी कोई न बिखरे वहां बना रहे या कि आ जाए उसमें शामिल हो जाए, ये जानते हुए कि बिखरने का आदेश दे दिया गया। यहाँ लिखा है कि जो कोई, भारतीय दंड संहिता की धारा 151, जो कोई 5 या अधिक व्यक्तियों किसी जमाव में जिससे लोक शांति या विघ्नकारित होना संभाव्य हो। अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना, ये अनुमान कौन लगाएगा? ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधिपूर्वक दे दिए जाने पर जानते हुए सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब दोस्तों, अधिकतम सजा 6 मास का कारावास या केवल जुर्माना, ये अपराध बनता अगर ये बनाएंगी तो। लेकिन एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही इस तरह की वीडियो आएगी तुरंत इन पर भी सवाल उठ जाएगा, अगर अदालत में बात आई तो, कि आप 144 को कैसे लागू कर रही थी। आपको पता था जो घटना वहां घटी है वो घटना कोई एकाएक नहीं घटी है, मृतक का जनाजा आ रहा है, अंतिम संस्कार होना है, ये सूचना सर्वविदित थी। जिस तरह से आपको ये पता था कि यहाँ कोई अंदेशा है, भीड़ भड़क सकती है, उससे पहले आपको ये अंदेशा था कि इस क्रिया में यहाँ शामिल होने लोग आएंगे, यानी भीड़ जुट सकती है। तो जब 144 का प्रयोजन ही था भीड़ को रोकना, भीड़ बनने से रोकना, लोगों के जमाव को रोकना, तो फिर ये जमाव जो बन गया उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इस जमाव की वीडियो जैसे ही अदालत में जाएगी, वैसे ही जमाव के सदस्यों पर कार्रवाई होने से पहले स्वयं डीएम साहिबा के खिलाफ भी केस बन जाएगा कि आप अपने आदेश का अमल कराने में अक्षम रही हैं। तो दोस्तों, ये रही कानूनी व्याख्या। मुझे पता है कि आज के दौर में इस तरह की कानूनी व्याख्या करना भी एक तरह से जोखिम लेना है, लेकिन ठीक है, भारत के संविधान में हमारी आस्था है और न्यायपालिका पर विश्वास है। शेष लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए हम इसी तरह से कानून आपको समझाते रहेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय संविधान।